हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित मंजरी क्लास 9th की बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द वर्ड ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर्स एनिशिएंट टाइम में जब इंसान को लिखना पढ़ना या ये सारी चीजें नहीं समझ में आती थी, जब वो ओनली खेती करता था या जानवर पालता था या फिर ऐसे डेली के काम करता था, तो कहाँ से नंबर्स की जरूरत समझ में आने लगी और फिर कैसे वो धीरे धीरे फॉर्मुलेट हुए, कैसे फिर नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर रैशनल नंबर और ये सारे के सारे नंबर आने लगे, और कैसे नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ एनिशिएंट टाइम से और मॉडर्न वर्ल्ड तक, कैसे ये सब हुआ, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। मतलब द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, डॉन का क्या मतलब होता है? उदय, उदय होना ना, उगना। मैथमेटिक्स का आरंभ होना, शुरुआत होना। कैसे शुरुआत हुई? अब भाई मैथ्स में हम लोग बेसिकली नंबर्स के साथ ही तो खेलते हैं, 1 2 3 4 5। हर काम तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीजों से ही करते हैं। तो नंबर्स के साथ साथ कैसे मैथमेटिक्स का उदय हुआ, कैसे मैथमेटिक्स जन्म लेने लगी, कैसे ये बनने लगी, तो वो कैसे डॉन हुआ, कैसे उगी, कैसे उदय हुआ, कैसे बनी? द ह्यूमन नीड टू काउंट। जो ह्यूमन को काउंटिंग की नीड पड़ी, जो काउंटिंग की जरूरत समझ में आने लगी कि काउंटिंग क्यों जरूरी है, काउंटिंग क्यों करनी पड़ेगी, ये जब समझ में आने लगा तो इस वजह से मैथमेटिक्स का उदय हुआ है, मैथमेटिक्स बनी है। तो समझते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमैनिटी बिल्ड सिटीज, formulated laws or studied the stars, there existed a fundamental practical necessity, the need to keep count। तो ह्यूमंस ने आज से कई साल पहले तक और आज भी जो सिटीज बिल्ट किए, नए नए शहर बनाए हैं, या फिर फॉर्मुलेटेड लॉज, अलग अलग नियम कानून बनाए हैं, या फिर स्टडीड द स्टार्स, या स्टार्स के बारे में पढ़ा है, स्टार्स को समझा है। स्टार्स माने सन है, मून है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स या फिर हमारे जो नासा और इसरो के ये सारी चीजें जाती हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या नेसेसिटी थी? तो कीप काउंटिंग वॉज द नेसेसिटी टू गेट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो काउंटिंग की बहुत जरूरत हमारे इसमें डेली यूज में इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ी। हमें काउंटिंग बहुत जरूरी थी ना, तभी तो हम समझ पाते कि कितना दूर स्टार्स हमसे हैं, या हमें कितनी लंबा, कितना बड़ा घर बनाना है, कितनी लंबी रोड बनानी है। ये सारी चीजें काउंटिंग की वजह से, मतलब काउंटिंग इन सब के लिए जरूरी था। तो मैथमेटिक्स डिड नॉट बिगिन इन द डर्ट। मैथमेटिक्स डिड नॉट बिगिन इन द क्लासरूम विद इक्वेशंस ऑन ए बोर्ड। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्लासरूम में क्लास चलती रही और किसी टीचर ने मैथमेटिक्स बना दी। इट बिगेन इन द डर्ट, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ऑन बोन्स। बोन्स क्यों कह रहे हैं भी समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि ये धूल में, ये मिट्टी में, ये रेत में, ये पेड़ों के पास, ये हड्डियों के पास, ऐसे जो हमारे जो नेचर में ये सारी चीजें बनी हैं, ये किसी ने बनाई नहीं, ये नंबर्स किसी ने बनाए नहीं, किसी ने क्लासरूम में बैठ के किसी को समझा नहीं दिया, बल्कि ये इवोल्यूशन के क्रम में मनुष्य जब धीरे धीरे सीखने लगा, धीरे धीरे चीजों को समझने लगा, तो तब उसने ये सारी चीजों को समझा है। ये नेचर में पहले से था, नेचर ने दिया था, लेकिन इन चीजों को इंसान ने समझने की कोशिश की है। तो क्या करें? इमेजिन, आप सोचिए कि यू आर लिविंग thousands of year ago in a small agriculture settlement along the banks of the Saraswati river। सरस्वती कौन सी रिवर है? आजकल नहीं है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर तो एनिशिएंट टाइम में थी, है ना। आज तो वो लुप्त हो गई है, मतलब दिखती नहीं है, वो अब भूमिगत हो गई है, जमीन के नीचे हो गई है। तो सरस्वती रिवर के किनारे हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बनी है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, सरस्वती, सिंधु, इन नदियों के किनारे पर बनी है। जो हमने, आप लोगों ने सुने होंगे कि हमारे 4 वेद हैं। तो ये जो वेदों की रचना हुई है,
ये भी सरस्वती नदी के ही किनारे हुई है। ठीक है तो बच्चों, तो कह रहे हैं कि इमेजिन कीजिए यू आर लिविंग 1000 ईयर अगो इन अ स्मॉल एग्रीकल्चर सेटलमेंट। एग्रीकल्चर सेटलमेंट मतलब खेती होती है जहां सरस्वती नदी के किनारे। यू हैव हर्ड ऑफ कैटल्स, यू हैव अ हर्ड ऑफ कैटल, आपके पास कैटल्स का, आपके पालतू जानवरों का एक झुंड है। एवरी मॉर्निंग दे गो आउट इनटू द डेंस फॉरेस्ट टू ग्रेज, तो वो हर दिन हर सुबह के किसी फॉरेस्ट में चरने के लिए जाते हैं। एंड एवरी इवनिंग दे रिटर्न, और हर शाम को वो वापस आते हैं। तो हाउ डू यू एंश्योर दैट अ काफ हैज नॉट वंडर्ड ऑफ, तो आप कैसे समझेंगे कि एक काफ खोई नहीं होगी या सारी की सारी वापस आ गई होंगी, कैसे आप समझेंगे? क्योंकि आपको नंबर्स का तो पता नहीं है, आपको गिनती करना नहीं आता, आपको गिनना नहीं आता, क्योंकि आप तो एनिशिएंट सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, वहां पर आपको 1 2 3 4 5 क्या होते हैं ये सब नहीं पता। विदाउट वर्ड्स ऑफ नंबर्स एंड विदाउट रिटन सिंबल्स, हाउ अर्ली ह्यूमंस सॉल्व दिस थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इस 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के सिस्टम से ह्यूमन ने एनिशिएंट समय में, जब उसको ये सारी चीजें नहीं आती थी, क्या नहीं आता था? गिनना नहीं आता था उसको, गिनती करना नहीं आता था उसको, सिंबल्स नहीं पता थे 1 2 3, लेकिन उसने क्या तरीका अपनाया? 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस थी जरा समझिएगा। फॉर एवरी काउ दैट लेफ्ट द सेटलमेंट the herder might place one pebble in a clay pot, है ना। तो क्या करता था जो चरवाहा होता था, है ना, जो जिसके पास जो झुंड होता था गायों का, जानवरों का, वो क्या करता था? जब भी कोई भी गाय लेफ्ट दी सेटलमेंट, मतलब वो जो उसकी एग्रीकल्चर लैंड है जहां पर वो रहता है, वहां से जब भी कोई गाय चरने के लिए जाती थी, तो the herder might place one pebble in a clay pot, मतलब पेबल मतलब ऐसा कह लो एक कंकड़ डाल देता था, एक मिट्टी के बर्तन में वो एक कंकड़ जो है वो डाल देता था, एक कंकड़ वो डाल देता था। इन दी इवनिंग मतलब हर एक गाय के लिए, जो भी गाय बाहर निकली उसने मिट्टी के पॉट में एक कंकड़ डाल दिया। इन दी इवनिंग फॉर एवरी काउ दे रिटर्न्ड, वन पेबल वाज रिमूव्ड। जैसी गायें वापस आने लगती थी तो वो क्या करता था? एक गाय आई तो एक कंकड़ निकाल दिया, दूसरी गाय आई तो दूसरा कंकड़ निकाल दिया, तीसरी गाय आई तो तीसरा कंकड़ निकाल दिया। ऐसे ही जितनी गायें आई उतने उसने कंकड़ निकाल दिए। अब आप खुद सोचिए, जितनी गायें गई थी उसने उतने ही कंकड़ उस पॉट में डाले थे, उतने ही पेबल उस मिट्टी के बर्तन में उसने डाले थे। अगर सारी की सारी गाय वापस आ जाएंगी तो बर्तन तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे हर एक गाय के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों कह रहे हैं? 1-1 मतलब अगर 1 काव है तो 1 पेबल, 1-1, 1 काव 1 पेबल, 1 काव 1 पेबल, 1 काव 1 पेबल, हर पेबल के साथ एक काव। तो जैसे ही एक गाय आई उसने पेबल बाहर कर दिया, दूसरी गाय आई बाहर कर दिया। ऐसे ही अगर सारी गायें जितने भी सुबह गई होंगी वो शाम को अगर वापस आ जाएंगी तो वो क्ले का पॉट जो होगा, वो बर्तन मिट्टी का, वो खाली हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कंकड़ बाहर आ जाएंगे। किसी दिन अगर गलती से एक कंकड़ उसके अंदर बच गया, सारी गाय आ गई और एक कंकड़ या दो, जितने भी कंकड़ बच गए, इसका क्या मतलब है कि उतनी गाय वापस नहीं लौटी, वो जंगल में खो गई या वहीं रह गई, वो वापस नहीं लौटी। तो कितना अच्छा तरीका एशियंट टाइम में भी लोगों ने इसको निकाल दिया था। इसी को क्या बोलते हैं? 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो पढ़ो, इफ द पॉट वाज एम्प्टी एट द एंड ऑफ द डे द हर्ड वाज सेफ, मतलब अगर लास्ट में वो पॉट अगर एम्प्टी हो जाए तो इसका मतलब है कि वो जो झुंड है वो सेफ रहा, वो कहीं खोए नहीं वो लोग। और इफ पेबल्स रिमेन्ड, अगर उस क्ले पॉट में जो कंकड़ है वो बचे रह गए तो काव्स वर मिसिंग, इसका मतलब है कि जो गाय हैं वो मिस हो गई, वो उतनी ही गाय मिस हो गई जितने वहां पर, बोलो बच्चों, जितने वहां पर कंकड़ रिमेंड रहे, जितने रिमेंड रहे उतने गाय वहां पर मिस हो गई। तो इस तरीके से एनिशिएंट टाइम में भी लोगों ने काउंटिंग करने की ऐसे प्रोसेस को सीखा, इसको समझा। फिर धीरे धीरे दिस सिंपल एक्ट ऑफ मैचिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वाज बर्थ टू दी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को इसी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ने जन्म दिया। नेचुरल नंबर किसको कहने लगे? 1 2 3 4। जैसे अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों समझना, जब
समझना। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लोगों को समझ में आने लगा कि अगर किसी के पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसा कुछ सिंबल दे देते हैं 1। अब ये तो बहुत मॉडर्न सिंबल है। एनिशिएंट इंडियन में तो सिंबल ये था, अगर किसने हिंदी गिनती पढ़ी हो तो 1 के लिए ऐसा सिंबल था। रोमन में सिंबल ये था, है ना। और एक ही सिंबल है किसी का। अगर किसी के पास दो चीजें हैं, वो मतलब वो दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो कंकड़ के बराबर ऑब्जेक्ट हो गए, तो उसको क्या सिंबल दे दिया गया? 2, 2। हिंदी में 2 लिखते हैं, इंग्लिश में 2 ऐसे लिखते हैं, रोमन में मतलब, है ना। ऐसे ही फिर 3 के लिए ये होता है, 4 के लिए क्या होता है ये, और हिंदी में क्या होता है ये होता है। हिंदी की गिनती कितने को आती है कमेंट करके बताना। 5 के लिए ये होता है ना। तो ये सारे सिंबल काउंटिंग के लिए, क्योंकि बेसिक नीड ह्यूमन की क्या थी? काउंटिंग थी। तो धीरे धीरे ये काउंटिंग की नीड जब समझ में आई तो लोगों ने धीरे धीरे, हमारे जो मैथमेटिक्स थी उसमें सबसे पहले जो नंबर निकले वो कौन से नंबर निकले? नेचुरल नंबर्स। ध्यान दीजिए, इसमें जीरो शामिल नहीं है। तब जीरो का आभास नहीं था लोगों को कि अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या उसको गिनेंगे कि मतलब उसके पास कुछ नहीं है तो क्या उसको भी कोई गिनती कही जाएगी क्या? ऐसा आभास उन लोगों को उस समय नहीं था। उन लोगों को तो बस इतना गिनना था कि किसके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो किसी के पास अगर 2 कंकड़ के बराबर काव हैं तो उसको क्या बोलते कि 2 काव्स हैं, है ना। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे चला। अब ए हिस्ट्री रिटन ऑन बोन, अभी आपको बताया था ना कि धूल में, मिट्टी में, कंकड़ों में ये मैथमेटिक्स जन्मी है, और वहां पर लिखा था बोन से भी। तो बोन में क्या था? ऐसा क्या मिला बोन में? देखिए, ए हिस्ट्री रिटन इन बोन। While the decimal place value system we use today was perfected in the Indian subcontinent, जो ये डेसिमल वाला सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम का मतलब है, डेसिमल मतलब 10 ना। तो 10 कौन? 0 से 1, 2, 3 और 9 तक। ये 0 से 9 तक कितने नंबर होंगे? 10 नंबर्स होंगे ना सारे। तो ये 10 नंबर के जो सिस्टम है इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो ये कहां बना है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया में ये डेसिमल सिस्टम बना है 0 से 9 तक वाला, है ना। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब अब तो इंडिया काफी कम हो गया, पहले मतलब बहुत सारा पाकिस्तान या फिर उधर तक अफगानिस्तान और उधर बांग्लादेश, जापान तक मतलब इंडिया के रूट्स हुआ करते थे। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो सिस्टम डेवलप हुआ इसको डेसिमल सिस्टम, क्योंकि 10 इसमें सिंबल थे, है ना। परफेक्टेड व्हाइल द डेसिमल सिस्टम was perfected in the Indian subcontinent, the earliest physical evidence of humanity recording natural numbers takes a deep into the heart of Africa. अफ्रीका में भी नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ चीजें आई। कैसे? the first mathematician did not use paper, they used telemarks carved into bone. एक हड्डी पर टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं। अफ्रीका में उन लोगों ने पेन पेपर पर नंबर लिखना शुरू नहीं करा, बल्कि क्या, एक हड्डी पर, जो जानवरों की हड्डियां बच जाती हैं उन हड्डियों पर कुछ टेलीमार्क्स अभी आपको दिखेंगे, उनका यूज करके उन लोगों ने नंबर्स को समझना शुरू करा। द लेबेम्बो बोन, ये लेबेम्बो बोन, ये याद रखो, द लेबेम्बो बोन डिस्कवर्ड इन दी लेबोम्बो माउंटेन्स। लेबोम्बो बोन क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक माउंटेन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नाम है लेबोम्बो माउंटेन्स, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड स्विट्जरलैंड, डेट्स बैक अप्रोक्सीमेटली 35,000 ईयर्स। मतलब 35,000 साल पुराना, इतना हजारों साल पुराना एक बोन वहां पर मिला। कहां मिला? अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच के जंगलों में, माउंटेन्स में, लेबोम्बो माउंटेन्स में, इसलिए उसका नाम लेबोम्बो बोन रख दिया। इट इज ए बोन featuring 29 distinct deliberately carved uniformly sized notches. Anthropologists and mathematicians believed this was not random scratching but a tool used as a lunar phase counter or a menstrual calendar, indicating that early humans were tracking time through natural numbers. देखो कैसे मिले, ये है लेबोम्बो बोन जो कि पाई गई। अच्छा, ये इशांगो बोन है। लेबोम्बो बोन भी इसी की तरह की थी, ये इशांगो बोन है, इसको लेबोम्बो मत समझना। इसमें जैसे वो लेबोम्बो बोन थी वैसे ही ये भी है। ऐसे करके टेलीमार्क्स, इनको टेलीमार्क्स कहा जाता है, ऐसे 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 ना सिंबल होते हैं। टेलीमार्क्स कैसे होते हैं? ऐसे 1 2 3 4 फिर 5 वाले के लिए ऐसे कर देते हैं। आपने शायद 8th में पढ़ा होगा ये टेलीमार्क्स बनाना। तो उन हड्डियों पर क्या होते थे, जैसे एक मेरे पास ये बोन है तो उस पर साइड में ऐसे 1 2 3 4 एक पैटर्न के साथ 4, फिर आगे 5 6 7 8,
फिर ऐसे 4 के, या फिर 3 के, या फिर 6 के, इस तरीके के वो कार्व्ड पाए गए। कहां पर? लेबेम्बो बोन में। ये लेबेम्बो बोन कहां मिली थी? अफ्रीका में मिली थी। तो उस पर वो हड्डियों पर ऐसे टेलीमार्क्स डिफरेंट नंबर्स के, मतलब कहीं पर 5 का एक ग्रुप, कहीं पर 8 का एक ग्रुप, ऐसे कुछ उन्होंने पैटर्न अपने याद रखने के लिए, अपने समझने के लिए क्यों बनाया होगा वो तो वही लोग जाने। लेकिन हाँ, वो कुछ नंबरिंग कर रहे थे या कुछ काउंटिंग कर रहे थे, ऐसा समझा जा सकता है उन हड्डियों से, क्योंकि वो मैन के द्वारा, इंसान के द्वारा वो कार्व्ड किए गए ना वो टेलीमार्क्स, वो पहले से बने हुए तो नहीं थे। तो कुछ सोच कर ही वो इंसान बना रहा होगा, वो 35,000 साल पुराना इंसान, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसको ये समझ नहीं थी कि 1 2 3 क्या होता है, प्लस करना माइनस करना क्या होता है। लेकिन वो एक तरीका डेवलप कर रहा था, वो एक सोच रहा था कि कैसे मैं काउंटिंग सीखूं, कैसे मैं काउंटिंग को डेवलप करूं। तो ये लेबेम्बो बोन में वहां पर पाया गया। अब उसी प्रकार की even more fascinating is the Ishango bone. Ishango bone कहाँ मिली? Found near the headwaters of the Nile River in the Democratic Republic of Congo. कॉन्गो एक देश का नाम है। नील रिवर वहां बहती है, बहुत सारे देशों से बहती है नील रिवर। तो ये नील रिवर जो है, वो नील रिवर के पास जो है इशांगो बोन, ये इशांगो बोन पाई गई है ना, पाई गई, डेटिंग टू अराउंड 20,000 BC, 20,000 BC पहले का उसमें मतलब उसकी डेट निकली। मतलब उसको जब रिसर्च की गई कि ये कितना पुराना है, तो क्या पता चला कि ये 20,000 साल पुराना है। इतनी पुरानी बोन कहां मिली बच्चों? इशांगो बोन नाम उसका रखा। कहां मिली? नील रिवर के पास मिली। दिस बोन कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ एसिमेट्रिकल नोचेस, मतलब सिमेट्रिकल नहीं थे वो, उसमें सेम नोचेस नहीं बने हुए थे, है ना। 3 कॉलम्स थे। व्हाट मेक्स द इशांगो बोन अ मैथमेटिकल मार्वल इन स्पेसिफिक ग्रुपिंग इन टाइल्स, वन ऑफ द कॉलम ग्रुप्स नोचेस इनटू 11 13 17 19। ये देखो, ये कुछ खास नंबर हैं, इनको समझने की कोशिश करना। 11 13 17 और 19। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये खास क्यों है, सोचो जब तक। अरे बता ही दिया उन्होंने। The prime numbers between 10 and 20, जो वो बोन मिली उसमें क्या था? 10 और 20 के बीच के ये नंबर देखो, ये बोन आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, ये बोन यहां पर, इसमें अगर इनको गिना गया तो ये कितने आए थे? 11, ये 13, ये 17, ये 19, ऐसे करके इन्होंने टेलीमार्क्स ऐसे बना रखे थे। तो ये कुछ खास नंबर है ना, पैटर्न है ना, ये तो हम समझ सकते हैं। 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम कौन होते हैं? जिनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, 1 और इटसेल्फ। जैसे 5 है, 5 एक प्राइम नंबर, क्यों? 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 एक प्राइम नंबर, क्यों? 1 और 13 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। लेकिन 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है, बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, 1 और खुद के अलावा, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये जो इशांगो बोन मिली उसमें 11 13 17 और 19 ऐसे करके ये टेलीमार्क्स उकेरे गए थे उन पर। तो जब इंसान ने समझा कि क्या है आखिर, साइंटिस्ट ने सोचा, तो पता चला, देखो ना, ये प्राइम नंबर्स का ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने 10 से लेकर के 20 के बीच में, बिटवीन 10 एंड 20। अनदर कॉलम सीम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय 2, डबलिंग। जो दूसरी बोन मिली उसमें क्या था? उसमें ऐसे था, पहले 1 बना हुआ था, फिर 1 का डबल करके 2, फिर 2 का डबल करके 4, फिर 4 का डबल करके 8, ऐसे करके वो बोन मिली, है ना। दीज कहां गया? These artifacts indicate that the abstract concept of numbers is indeed tens of thousand year old. इससे पता चलता है कि नंबर कोई नई खोज नहीं है बच्चों, बल्कि ये खोज तो इंसान, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत खोजी होता है बच्चों, आप लोगों के दिमाग में भी नई नई बातें आती रहती होंगी। तो जब इंसान डेवलप हो रहा था, जब चीजों को सीख रहा था, जब चीजों को समझ रहा था, उसने आग जलाना सीखा, उसने पहिया बनाना सीखा, उसने खेती करना सीखा, उसने ये सीखा कि खाना खाते कैसे हैं, खाना बनाते कैसे हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। तो इसी क्रम में वो ये भी सीखने लगा कि मुझे नंबर्स की जरूरत है। फिर वो सीखने लगा कि कुछ नंबर्स तो एक जैसे होते हैं, कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ नंबर्स कैसे एक जैसे हो सकते हैं, जैसे एक मैं नंबर लेता हूं 2 4 6 8, ये कैसे हैं? ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिनका मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं, 2 2 2 2 के ग्रुप में रख सकता हूं। 6 को भी तो मैं 2 2 ऐसे ग्रुप में, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहा गया।
अब जब इशांगो बोन उन लोगों ने बनाई तो प्राइम नंबर्स की बोन बनाई, या फिर डबल कर करके 1 2 2 2 4 2 2 4 2 8 ऐसे करके डबल डबल करके इशांगो बोन बनाई। तो इस तरीके की वो नंबर्स की, नंबर के अंदर छुपी हुई एक आर्ट को समझ रहे थे, वो सीख रहे थे कि कैसे हम इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत पहले इन लोगों को समझ में आने लगा था। इसका मतलब है कि नंबर कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। राइट, अब ये मेरा ना ये कर्सर दिखता नहीं है, बार बार छुप जाता है। ये 3.1 द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। इंडिया में नंबर्स को कैसे देखा जाएगा, मतलब इंडिया में कैसे आया होगा ट्रेड और एस्ट्रोनॉमी। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार मतलब चीजों को खरीदना बेचना, उसके लिए नंबर्स की बहुत जरूरत थी। भाई कैसे पता चलेगा? पहले तो, अब ये रुपए का सिस्टम है या सिक्कों का सिस्टम है, पहले क्या होता था, पहले कैसे चेंजेस किए जाते थे? अब मुझे गेहूं चाहिए तो मेरे पास ज्यादा, अगर मान लो मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट मेरे पास ज्यादा हो गया, जैसे जैसे आप लोग मान लो मैं दूध का काम करता हूं, मेरे पास जानवर है, मैं दूध निकालता हूं उनका, मेरे पास ज्यादा खेत नहीं है तो मेरे को गेहूं की जरूरत है, तो मैं दूध देके आता था, गेहूं लेके आता था। मतलब ऐसे व्यापार को, कैसे व्यापार किया जाता था? चीजों को अदला बदली करके, क्योंकि पहले के समय में ऐसे पैसे नहीं चलते थे। पहले पैसे का ऐसा डेवलप नहीं हुआ था कि पैसा बनाया जाएगा, गवर्नमेंट जिसको देगी, जिसकी कुछ वैल्यू होगी, 20 रुपए का नोट होगा, ऐसा। पहले क्या होता था? चीजों का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे मेरे पास जो चीज ज्यादा हो गई, जिसके पास वो चीज कम है उससे मैं वो, जिसके उसके पास जो ज्यादा है वो मैं उससे ले लूंगा, और मेरे पास जो ज्यादा है मैं उसको दे दूंगा। और इस तरीके से उसको फिक्स किया जाता था कि इसके बदले, जैसे 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो दूध, 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल। इस तरीके से जो भी उनको प्रॉफिटेबल लगता होगा वैसा वो लोग अदला बदली किया करते होंगे, है ना। और एस्ट्रोनॉमी का बहुत इंडिया में रहा है कल्चर बहुत पहले से। ये तारों की, हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ग्रहों की पूजा होती है ना। पंडित जी अगर घर में आते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकारा भवन्तु। माने जितने भी ग्रह हैं हमारे, बुध पृथ्वी, मतलब इंग्लिश में इनके अलग अलग नाम होते हैं ना, ये सारे ग्रह, नेपच्यून वगैरह, है ना, ये सारे हमें शांति देने वाले हों, ऐसे हम लोगों के सिविलाइजेशन में पहले से है। तो मतलब लोग जानते थे कि ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि कहीं स्थित हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब इन ग्रहों का पता लगाने के लिए, इन प्लैनेट्स की जगह बताने के लिए, सूर्य कितनी दूर है ये देखने के लिए, ये सारी चीजों को एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो आसमान में, जो ये खगोल शास्त्र इसको कहते हैं हिंदी में, है ना, जो ये प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये दो चीजें मेनली इंडिया में चलती थी, ट्रेड और एस्ट्रोनॉमी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ देखते हैं। एज सिविलाइजेशन एडवांस्ड, सो डिड द नीड फॉर लार्जर नंबर इन द एंशिएंट अर्बन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी थी? जो इंडस नदी, जो सिंध नदी थी, उसके किनारे बसी हुई सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सच एज लोथल and Harappa standardized weight and measure were crucial for a trade. A merchant trading terracotta pottery, lapis lazuli or cotton with Mesopotamia needed a robust system of accounting. तो क्या होता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल जगह थी, हड़प्पा एक जगह थी, है ना, लोथल या हड़प्पा, ये सारी जगहें थी। इनमें वेट्स को, वेट करने के, चीजों को मेजर करने के स्टैंडर्डाइज मेथड थे उनके पास अपने, है ना। जब जो व्यापारी थे मेसोपोटामिया और इन जगहों से आते थे क्या लेने के लिए, ये सारी चीजें जो टेराकोटा, मतलब कपड़ों के प्रकार हैं, कॉटन वगैरह, ये सारे कपड़े और ये सारी चीजों को जब खरीदने आते थे तो उनके पास अकाउंटिंग करने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम था। वैदिक टाइम में भी, ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स इंडियन फिलोसोफर वर फैसिनेटेड बाय एंड डीपली pondered large number. The Vedas, which go back thousands of years, names was given to all power of 10 up to 10 to the power 12, which was called Parardha. आप जानते होंगे इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद लाख, 10 लाख, करोड़। तो लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो सब हमारे यहाँ पर है। वो लोग क्या बोलते हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब चलता है। और बिलियन से आगे कुछ उनके यहाँ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लाख, लक्ष्य बोलते हैं जिसको, करोड़ माने कोटि,
1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, पद्म, महापद्म, अबुद, इस तरीके से 10 टू द पावर 12 तक। 10 टू द पावर 12 का मतलब है 10 के आगे 12 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 5 जीरो होते हैं ना 1 लाख में। तो 10 टू द पावर 12 यानी 1 के आगे 12 जीरो, ऐसे करके 12 जीरो यहां तक उन्होंने नाम रखा था। और 10 टू द पावर 12 का नाम उन्होंने क्या रखा था? हमारे एंशिएंट वैदिक टाइम में उन लोगों ने 10 टू द पावर 12 का क्या नाम रखा था? 10 टू द पावर 12 वाज कॉल्ड परार्ध। परार्ध कहते थे। इन ललित विस्तारा इन द 4th सेंचुरी बीसी बुद्धा डिस्क्राइब नेम अप टू 10 टू द पावर कितने तक का? 15 तक का। 10 टू द पावर 15 तक का ललित विस्तार में जो बुद्ध हुए, बुद्ध ने 10 रेज टू द पावर 15, ये 10 टू द पावर 15 का मतलब 1 के आगे 53 जीरो, विच इज कॉल्ड तलक्षणा। तलक्षणा उसको कहा गया, तलक्षणा उसको कहा गया। तो ऐसे करके हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, इसमें नंबर्स का बहुत पहले से प्रचलन रहा है। और हमने तो इतने तक आगे तक गिनती करके रखे थे, इन सब के नाम रखे थे। अब सोचो इतना नाम रखने की जरूरत पड़ी क्यों होगी? क्योंकि ट्रेड इतना ज्यादा होता था। कहते थे ना सोने की चिड़िया है हमारा इंडिया, ऐसे पहले माना जाता था सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब क्या? कि यहाँ बहुत पैसा था, बहुत सोना था, बहुत सारी संपत्ति थी। व्यापार करने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते थे। आपको पता होगा वास्को डी गामा इंडिया में जब आया, कब आया? 1498 में। तो केरल में सबसे पहले वो आया। केरल में कैसे आया? समुद्र के किनारे से। कहां से आया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कितनी दूर है, वहां से आया था वास्को डी गामा। तो वो यहां देख करके चौंक गया, इतना व्यापार हो रहा है, इतना दूर दूर से लोग खरीदने आ रहे हैं, मसाले खरीदे जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का हर चीज इतना बढ़िया है कि लोग ले लेकर के जा रहे हैं और अच्छी मात्रा में पैसा यहाँ लोग कमा रहे हैं। इसलिए तो पुर्तगाल में से वो आया, फिर अपने लोगों को वहां बुला के लाया, उन्होंने यहाँ कंपनी बनाई। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स, उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत फायदा है, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपनी कंपनियां बनाई, फिर धीरे धीरे हमको गुलाम बना लिया। तो इंडिया में तो बहुत पैसा था। और ये हम कैसे समझ सकते हैं? ये इस बात से ये हम समझ सकते हैं कि अगर हमको 10 टू द पावर 15 तक जाने की जरूरत पड़ रही है, कोई इतना वैल्यू का नाम क्यों रखेगा? यानी कि वो इतना ट्रेड करता होगा, इतना उसको जरूरत पड़ती होगी। भाई 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 बिलियन, इसकी हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए तो हम रखते हैं। इतना पैसा किसी के पास होता है कि 10 लाख रुपए है मेरे पास। अब किसी के पास अगर 10 टू द पावर 10 तक पैसा नहीं होगा, यानी कि वो 1 के आगे 10 जीरो, इतना, तो उसका नाम रखने की उसको जरूरत क्या पड़ेगी? लेकिन यहां जरूरत पड़ी, तलक्षणा तक जाने की जरूरत पड़ी। तलक्षणा माने 10 टू द पावर 53, यानी इतना पैसा यहां पर मौजूद था, इतना सारा धन यहां पर था इंडिया में, इसलिए इतनी लंबी वैल्यू के नाम यहां पर रखे जा रहे थे उस समय। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। देखिए थोड़ा सा आपकी बुक जो है ना, वो अब हिस्ट्री को इंडिकेट करते हुए बनाई गई है, तो मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है वो भी मैं आपको इसमें ऐड करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ये अच्छा तरीका है मैथ्स को समझने का, हिस्ट्री के साथ समझना है तो बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 was explicitly used in the Rig Veda, thus setting the stage for the number system based on power of 10 to be developed in India in the ensuing years, and which we now use around the world today. The development of the Indian number system, a numeral system in terms of place value in power of 10 also helped to pave the way for what it perhaps the most important mathematical invention of the human history, the concept of zero. बोल रहे हैं कि इंडिया में किसी भी नंबर को 10 की पावर के रूप में लिखने का बहुत चलन था, क्योंकि उसमें लिखना आसान होता था ना। 10 टू द पावर में लिखना आसान है क्योंकि बहुत लंबा नंबर है, जैसे बहुत लंबा है, कितना लिखा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ लिखा हुआ है। तो इतने सारे जीरो लगाने की इच्छा है कि मैं इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8 लिख दूं। इसका मतलब क्या है? 1 के आगे 10 जीरो, 10 टू द पावर 8। तो ऐसे ये लिखना बहुत प्रचलन में था इंडिया में। और ये कैसे पॉसिबल हो सका? जीरो की खोज की वजह से। आपको बताऊं, जीरो की खोज इंडिया में ही हुई है, वो हम अगले पैराग्राफ में भी पढ़ रहेंगे। तो जीरो की खोज के कारण यहाँ हुई, तो इसलिए ये बहुत आसान था यहाँ वालों के लिए ऐसे लिख पाना, है ना। तो ये सिस्टम हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये जो शुरू का जो पैरा था, मतलब ये 3 पेजेस, इसमें हमने समझा कि कैसे 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से नेचुरल नंबर्स का सिस्टम बना। नेचुरल नंबर्स का सिस्टम बना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, बहुत आगे जाके ये आएगा। कितना है? 10,001 है ना। तो ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है। काउंटिंग की प्रोसेस हमारी इसी में होती थी, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होती थी। तो इसी में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये नेचुरल नंबर से आए। तो ऐसा नेचुरल नंबर इवन होगा जो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे 2 से डिवाइड कौन हो जाता है? 2 से डिवाइड कौन हो जाता है? 2, 4, 6, 8, ये सारे कैसे नंबर है? इवन नंबर है। और ऑड नंबर कौन होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर होंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, उनके और 1 के अलावा। जैसे 2, बताओ प्राइम है कि नहीं है? इसको खाली 1 और 2 ही तो डिवाइड कर पाता है, कोई और नंबर डिवाइड कर पाता है नहीं, तो इसलिए प्राइम है। 3, तो प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है, लेकिन 2 के बाद और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 8 लोगे तो उसको 2 तो डिवाइड कर ही देगा। तो प्राइम की डेफिनेशन तो ये है कि उसको और कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, है ना। तो 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। फिर 5, 7, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 इसको डिवाइड करता है। 9 क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो खुद और 1 के अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे कंपोजिट होते हैं। जैसे आपका 4 कंपोजिट नंबर है, आपका 6 कंपोजिट नंबर है, 9, 8, 12, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां पर इसमें आपने इतना थोड़ा बहुत चीजों को आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, राइट। अब आगे एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या चीजें हमको पूछी गई हैं। एक्सरसाइज सेट 3.1, देखो ध्यान से पढ़ो। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots। मैंने आपको बताया कि लोथल कहां पर थी? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक शहर का नाम हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग इंटरनेट पे पढ़िएगा। पूरे विश्व की बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक रही। सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जहां लोग रहते हो, जहां एक समाज हो, जहां एक शहर बसा हुआ हो, है ना। तो इंडस नदी, इंडस यानी सिंध नदी, जो कि अभी पाकिस्तान और ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उधर की तरफ पड़ती है। ज्यादातर उसका एरिया जो है वो पाकिस्तान में है अभी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। यहाँ बहुत तरीके से घरों के निर्माण हुए थे। मतलब जब अंग्रेजों के समय में जब रेलवे लाइंस वगैरह की खुदाई हो रही थी ना, तो तब नीचे जमीन के अंदर खोदा गया, तो तब दिखा कि अरे दीवारें हैं यहाँ तो ऐसे नहाने के लिए कुएं टाइप के बने हुए हैं, शहर जैसा एक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब बहुत अच्छे से खुदाई की गई तो तब एक पूरी सिविलाइजेशन वहां मिली थी। उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर थी। पहले से लोग जब बसना शुरू करते थे तो नदियों के किनारे ही बसना शुरू करते थे, क्योंकि आसान होता था नदियों से पानी लेना, जानवरों को चराना, खेती करना, है ना। तो उसी सिविलाइजेशन की एक सिटी है लोथल। ये लोथल सिटी उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पड़ती है। तो वहां क्या होता था, एक कोई मर्चेंट था, व्यापारी, वो एक्सचेंज करता था बैग्स ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस माने मसाले, फॉर कॉपर इंगोट्स। इंगोट्स मतलब होता है कॉपर, तो पता होगा आपको, कॉपर एक मेटल है, तांबा जिसको हिंदी में कहते हैं कॉपर। कॉपर इंगोट्स, इंगोट्स मतलब होता है ऐसे कॉपर के, ऐसे आप क्यूब कह लीजिए, इस टाइप के क्यूब कॉपर के बना रखे थे उन लोगों ने ना, जिसको आप समझ लीजिए एक माचिस का डब्बा है, उस शेप का कॉपर के क्यूब्स बना रखे थे उन लोगों ने ना। तो उसको एक्सचेंज करते थे वो, किसके बदले? मसालों के बदले। तो मतलब मसाला लो और कॉपर के इंगोट्स देके जाओ और मसाला ले जाओ, इस तरीके से उनका एक्सचेंज चलता था। लेकिन किस तरीके से होता था? ही रिसीव्स 15 इंगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। मसाले के 2 बैग के लिए 15 इंगोट्स मिलते थे। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर 2 बैग मसाले का चाहिए, 2 स्पाइसेस मतलब मसाले, मसाले के 2 बैग चाहिए, तो उसके लिए कितने इंगोट्स देने होंगे? 2 इंगोट्स देने होंगे। तो आप यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर, 2 बैग्स ऑफ
स्पाइसेस। आप लोग जैसे अभी आपका क्या होता है, 5 रुपए का कोई चिप्स का पैकेट आता है, 5 रुपए का या 10 रुपए का, मतलब 10 रुपए दो, एक चिप्स लेके जाओ। उनके यहाँ क्या होता था, 2 बैग स्पाइसेस के दो, मसालों के 2 बैग दो, और कितने लेके जाओ, इंगोट्स, कॉपर के इंगोट्स, कॉपर के मतलब क्यूब्स कह लो, सिल्लियां, कितने, फॉर ही रिसीव्ड 15, तो 2 बैग के लिए 15 कॉपर इंगोट्स, ये वहां पर चलता था। समझ रहे हैं आप? तो आप यहां पर ये बात फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग 15 के 15 कॉपर, 2 बैग में 15 कॉपर इंगोट्स मिलते हैं। ऐसा समझ लो कि क्या, सोचो ना कि 10 टॉफी 5 रुपए की आती हैं, तो एक टॉफी कितने की आएगी, 10 है, 5 रुपए की आती हैं। वैसे ही 2 बैग हैं, 15 कॉपर इंगोट्स के मिलते हैं, वो 15 कॉपर इंगोट्स दो, 2 मसालों के बैग लेके जाओ, 15 कॉपर इंगोट्स दो, 2 मसालों के बैग लेके जाओ। तो एक बैग मसाले का, जब आपके पास 10 टॉफी हैं, 5 रुपए की मिलती हैं, तो एक टॉफी कितने की मिलेगी? तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 10 कर देंगे। 2 रुपीज की एक टॉफी मिलेगी ना, 5 टू जा 10। बताओ समझ में आ रही बात क्या कहा मैंने कहा कि 10 टॉफी हैं, 5 रुपए की मिलती है, यानी 10 टॉफी के बदले आप 5 रुपए देते हो, तो एक टॉफी के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए। कैसे पता किया, 10 डिवाइड बाई 5। उसी तरीके से अगर 2 बैग है मसालों के, और 2 बैग मसालों के बदले 15 कॉपर इंगोट्स मिलते हैं, तो एक बैग मसालों के बदले कितने इंगोट्स मिलेंगे, 15/2 इंगोट्स। अब आपसे क्या पूछा, if he brings 12 bag of spices to market, how many copper ingots will he leave with? तो एक बैग के लिए इंगोट्स 15/2। सो अब ऐसा है, देखो ऐसे समझो कि एक टॉफी 2 रुपए की, तो 10 टॉफी कितने की, 10 इंटू 2, 20 रुपए की। तो एक बैग 15/2 रुपए का, मतलब 15/2 कॉपर इंगोट्स का। तो अब आपको 12 बैग हैं, तो 12 बैग के लिए कितने इंगोट्स मिलेंगे, for 12 bag of spices, number of copper ingots equals to 12 into 15/2, 2 6 are 12, 15 6 are 90, यानी कि 90 कॉपर इंगोट्स आपको मिल जाएंगे, किसके बदले, 12 बैग्स के बदले, राइट। अब ये बताओ, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। क्या क्या थे वो, 11 13 17 19। व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, क्या लिखेंगे आप, क्या कॉमन है इन नंबर्स में, द नंबर्स 11 13 17 एंड 19 आर, क्या है ये, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। यही बात कॉमन है इनमें कि ये प्राइम नंबर्स हैं 10 और 20 के बीच के। अब व्हाट डू हैव कॉमन लिख दिया, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। तो 3 नंबर और आगे के बताने हैं, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स जो कि इसी पैटर्न के हों, मतलब इस पैटर्न के, पैटर्न क्या है, प्राइम नंबर का पैटर्न है ना, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो 20 के आगे के प्राइम नंबर बताने। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया जो किसी से डिवाइड नहीं होते, अपने और 1 के अलावा जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो 20 के 19 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, पर 20 तो 10 से डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नहीं है। 21 7 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, प्राइम नहीं है। 22 11 से डिवाइड हो जाता है ना। और 23, अब 23 का कोई और फैक्टर है क्या, बताओ मेरे को, क्या 23 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, तो 23 क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही आगे बढ़ोगे, 24 ये 8 की टेबल में आ जाता है, 25 5 की टेबल में आ जाता है, 26 13 की टेबल में आ जाता है, 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 26 हो गया, 27 28
ये सारे के सारे कंपोजिट हैं। तो अगला आता है 29, ये किसी की टेबल में नहीं आता, और उसके बाद 31। तो ये आगे के नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर मैंने आपके लिए लिख दिए। अब आपका होमवर्क है, आगे के 3 प्राइम नंबर आप खुद सोचो, क्या 32 प्राइम है, क्या 33 प्राइम है, ये आप आगे खुद सोचो। राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। we know that natural numbers are closed under addition। इसका क्या मतलब है? क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जरा समझना। थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल नंबर्स आर, एक मिनट रुकना, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस लाइन का क्या मतलब है? क्लोज्ड अंडर एडिशन, इस वर्ड का क्या मतलब है, जरा समझना। इट मीन्स इफ वी एड 2 natural numbers, then it is again, या फिर ऐसा लिखिए, then the result is again, then the result is again natural। सोचिए, कभी भी मैं अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो, कोई भी लीजिए आप, बोलिए। अच्छा, आपने बोला 2 तो मैंने बोला 3, 2 + 3 ऐड करोगे तो 5 आएगा, ये नेचुरल है हमेशा। कोई भी 2 नेचुरल नंबर, 6 + 8 14, बड़े से बड़ा ले लो या छोटे से छोटा ले लो, 100 + 1 101, मतलब एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जब भी मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे को बताओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं इसको कहा जाता है क्लोज्ड होना एडिशन में। क्लोज का मतलब बंद होना ना, बंद का मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में बंद है आप। बंद का क्या मतलब है कि जब भी ऐड कर रहे हैं ना तो उसी में वापस आ जा रहे हो। 2 नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूं तो वापस नेचुरल में ही आ जा रहे हो, वापस से आपको नेचुरल नंबर ही मिल जा रहा है ना। इसको कहते हैं क्लोज्ड होना अंडर एडिशन। तो आपसे बोल रहा था वो कि आप तो ये बात जानते हैं, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में हम क्लोज्ड होते हैं। हम मतलब नेचुरल नंबर्स, हम नहीं, हम कैसे क्लोज हो जाएंगे, है ना। नेचुरल नंबर आपस में क्लोज होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखने वाली बात है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। राइट, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको बताना है कि आर, क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है हमारा? आर नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड आर नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या ये सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हैं? तो आंसर क्या है इसका, बताओ जरा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। यहां पर सोचते हैं, चलो। मैंने कोई नेचुरल नंबर लिया 5, उसमें से 3 माइनस किया तो कितना आएगा? 2, नेचुरल आया। मैंने 10 से माइनस किया 3, चलो 7 कर लो, कितना आएगा? 3, ये भी नेचुरल आया। ये तो हर बार नेचुरल आ रहा है सर, यानी कि नेचुरल होगा, आप तो यही कहोगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, बच्चों आपने क्या किया, आपने हर बार तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया, एक बार छोटे से बड़े को करके देखो, एक बार आप 7 - 10 करके देखो कितना आएगा। तो आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो -3 आ गया। क्या -3 नेचुरल नंबर है? बताओ, -3 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, माइनस कहां से आ गया? माइनस नेचुरल नंबर नहीं होते। जब 7 में से आपने -10 किया तो माइनस का
3 आया जो कि नेचुरल नहीं है। ऐसे ही जब भी आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने जाओगे, दो नेचुरल नंबर्स को जब बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू नेचुरल्स में नहीं आती, नेचुरल्स में नहीं आती। तो जब भी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तब तो ऑब्वियस है नेचुरल में आ जाएगा। लेकिन whenever we subtract a larger number from a smaller number, it does not give the natural number. हम लिखेंगे आंसर नो। natural numbers are not closed under subtraction. रीजन क्या है? Because whenever we subtract a larger number from a smaller number, we do not get a natural number. We do not get a natural number. For example, करो जरा 20 minus 25 कितना आएगा? -5. Not natural. करो जरा 3 minus 4 कितना आएगा? -1 जो कि नॉट नेचुरल है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल मन हो तो लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In ancient Indians used the joint of their fingers to count, a practice still seen today. ये हमारा हाथ है ना, एक मिनट रुको, आप लोगों को हाथ दिख रहा है? ये हमारा हाथ है। इस हाथ में क्या होता है? उंगलियों में 3 डिवाइड होते हैं। आप अपनी उंगलियों में देखिए तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये डिवाइड होते हैं। सभी ने, हम लोगों ने बचपन में इन उंगलियों पे ऐसे जोड़ना सीखा होगा। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से जोड़ते हैं। जोड़ना कैसे गिनना कैसे शुरू करते हैं? ये थंब की सहायता से, थंब को इन फिंगर्स की जो ये 3 सेपरेशंस हैं उन पे मतलब चलाते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। फिंगर को तो नहीं ये थंब को तो नहीं गिन पाते, थंब से फिंगर में गिनते हैं, है ना। तो ये काउंटिंग की प्रोसेस हम लोगों ने सबने बचपन में की हुई है। वही कह रहे हैं कि एनिशिएंट इंडियंस use the joints of their fingers to count, a practice still seen today. यही प्रैक्टिस आज तक दिखती है। Each finger has 3 joints, ये मैंने बताया आपको, and the thumb is used to count them, और thumb का यूज किया जाता है उनसे काउंट करने में। So how many can you count on the hand? मतलब कितने तक आप लोग काउंट कर सकते हो हैंड पे? तो कितने तक कर सकते हो बताओ, कितने तक काउंट कर सकते हो? कितने तक काउंट कर सकते हो? द जॉइंट्स ऑन अ फिंगर, कितने जॉइंट्स है फिंगर पर? फिंगर पर कितने जॉइंट है बच्चों? 3। टोटल फिंगर्स कितनी है हमारी? एक हाथ की कितनी है? एक हाथ की पूछ रहे ना, 2 हाथ की थोड़ी पूछ रहे। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? एक हाथ से कितना तक गिन सकते हो? तो द जॉइंट्स ऑन अ फिंगर आर 3। तो टोटल फिंगर्स कितनी हो गई? कितनी होती हैं? 4 फिंगर्स होती हैं हमारे पास टोटल। तो अब ये जो थंब है, थंब से तो गिनने का काम करोगे ना आप लोग। ये थंब का यूज तो ऐसे ऐसे गिनने के लिए करोगे, इसको तो नहीं गिन पाओगे।
तो ये अलग हो गया, तो इसलिए मैंने कहा 4 हमारे पास फिंगर हैं, 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, इस थंब से हम लोग गिनते हैं, है ना। तो द जॉइंट्स ऑन ए फिंगर आर 3, टोटल फिंगर्स आर 4, तो टोटल नंबर काउंट हर एक पर 3 है, 4 फिंगर से हर एक पर 3 गिन सकते हैं, तो 4 इंटू 3 कर लोगे तो 12 आ जाएगा। और वैसे भी खुद भी मैनुअली भी गिन के देख सकते हो ना कि 1 2 3 ऐसे 3 3 हर बार, तो 4 4 3 जा 12, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, हाउ डज दिस रिलेट टू एनिशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, है ना। बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्या था, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम में किन्हीं ऑब्जेक्ट को ना 12 तक गिना जाता था। जैसे आज भी कभी आप लोग मार्केट जाते होंगे बनाना खरीदने, केले खरीदने, तो केले खरीदने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डजन। केले को हम लोग केजी में नहीं खरीदते कि 1 किलो, 1 डजन केले दे दो कहते हैं। डजन मतलब कितने होते हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स। एक डजन में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 12। एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना, दर्जन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डजन कहते हैं। तो एक डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स होते थे। तो वो यहीं से एनिशिएंट इंडियन सिस्टम यहीं से आया। पहले ऑब्जेक्ट्स को मतलब जब वेट करने की हमारे पास सुविधा नहीं होती थी कि इसका वेट कितना है, तो तब ऑब्जेक्ट को गिनती करके बेचा जाता था कि मतलब 5 सेब बेच दिए, 10 सेब बेच दिए। अब कोई पूछेगा गेहूं के दाने क्या गिन के बेचते थे, तो गेहूं के दाने तो फिर अलग चीज है, उसको तो फिर बोरों के हिसाब से बेचा जाता होगा कि एक बोरे में इतने गेहूं है, तो इसके बदले मुझे इतना ये चीजें दे दो, इतना सोना दे दो या इतना चांदी दे दो, ऐसे होता होगा। लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स को हम गिन सकते हैं जैसे केले, सेब, अनार या फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन सब चीजों को गिन के तो दर्जन के हिसाब से तब एनिशिएंट सिस्टम में दिया जाता था। और ये उंगलियों पर हम लोग ये 12-12 गिन पाते थे, तो इसलिए ये आसान होता था। उंगलियों को काउंटिंग के लिए कैलकुलेटर या ये चीजें तो थी नहीं, तब उंगलियों से ही गिनते थे। तो ये हाथ पे हमने 12 गिन लिए, उसके बाद ये वाली उंगली को खड़ी करके 1 बार 12, 2 बार 12, 3 बार 12, 4 बार 12, 5 बार 12, तो 5 बार 12 यानी 12 5 जा 60 तक हम इनसे गिन सकते थे। जैसे एक बार गिना 12 तक, फिर ये उंगली खड़ी कर ली कि 12 हो गए, उसके बाद फिर अगेन 12 गिने, फिर अगेन 12, फिर अगेन 12, फिर ऐसे 60 तक हम लोग गिन लेते थे। तो ऐसे ये सिस्टम चलता था एनिशिएंट सिस्टम में, है ना। तो इसका आंसर लैंग्वेज में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एनिशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। क्या लिखोगे, लिख लो इसका आंसर यहां से, वो 12 के बाद के आगे यहां से कंटिन्यू करना है ना। इन बेस 12 काउंटिंग सिस्टम Indians used to count objects through their hands, and with both hands they can count up to 60 ऑब्जेक्ट्स। 60 ऑब्जेक्ट्स को एक बार में गिन सकते थे 2 हाथों से। समझ में आया मैंने आपको कैसे बताया 2 हाथों का यूज करके। दे कैन काउंट अप टू 60 ऑब्जेक्ट्स, है ना। 12 ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 1 डजन, राइट। तो इतना आप लिख लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियोस में द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य, कैसे फिर जीरो इंट्रोड्यूस हुआ और जीरो उसके अंदर आ गया नंबर सिस्टम के अंदर, ये सारी बातें हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, मैथमेटिक्स को सीखिए, समझिए, बस पढ़िए नहीं बल्कि उसको फॉलो कीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई चीज में आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी कॉन्सेप्ट में तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मेरी मेल आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप मेल भी मुझे कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।